राधे श्याम जी अपने कमरे में अपनी पत्नी विमला जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हाल चाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 10,000 चाहिए थे। बेटा, पिताजी आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयरिंग करानी है। अच्छा ठीक है विमला, जरा चाबी तो देना। विमला जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती है। बड़ा बेटा भी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 12,000 चाहिए, जरा दीजिए तो। मेरी तनख्वाह नहीं आई है अभी तक, जब आएगी तो आपको वापस जरूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही कर चुप हो जाते थे कि क्या फर्क पड़ता है, हैं तो अपने ही बच्चे। जैसे तो राधे श्याम जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कान पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर राधे श्याम जी ठहाका लगाकर हंस देते। विमला जी हमेशा उन्हें टोकती के बच्चों पर सब कुछ मत उड़ाओ, परंतु राधे श्याम जी नहीं मानते। राधे श्याम जी, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तुम मत करो। अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। विमला जी चुप कर जाती, लेकिन मन ही मन में कहीं न कहीं विचार तो आते ही रहते थे। सोचती, आप इतने भोले हैं, आज के जमाने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वह तो पराए घर से आई हैं, और वैसे आपसे ज्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए विमला जी एक तक अपने पति को निहारे जा रही थीं। इतने में राधे श्याम जी ने चुटकी बजाते हुए उनके विचारशीला के क्रम को भंग कर दिया। विमला जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई और राधे श्याम जी बोले, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूं? राधे श्याम जी ने चुटकी लेते हुए कहा। आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं राजू को आवाज देती हूँ, वह बना देगा। रसोई और घर के दूसरे कामों के लिए 15-16 साल का एक नौकर राजू रखा हुआ था, ताकि बहुओं के ऊपर काम का बोझ न पड़े। और फिर इस उम्र में खुद भी तो विमला जी काम नहीं कर सकती थी। बोली, और वैसे भी मुझे चाय बनानी आती है। राधे श्याम जी बोले, श्रीमती जी मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए राधे श्याम जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में राजू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए राधे श्याम जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोककर खड़ी थीं। शाम को विमला जी और राधे श्याम जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। विमला जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें राधे श्याम जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला, पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नजर लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो विमला जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही राधे श्याम जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया, राधे श्याम जी की आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। यह सुनते ही ड्रिप उतार कर उठ खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाती। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे और विमला जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ राधे श्याम जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी।
राधे श्याम जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर विमला जी बस उन्हें देखती ही देखती रह गई। कुछ देर पहले जो राधे श्याम जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, वह हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। विमला जी खुद को संभालते हुए बोली, उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदा हूँ। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते विमला जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफी कमजोरी आ गई थी। विमला जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। राधे श्याम जी की चिंता ही विमला जी को खाई जा रही थी। आंखें बंद की विमला जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। विमला जी की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। विमला जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हाल चाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया हूँ। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह देखकर विमला जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है। इस दुख की घड़ी में इतने में नर्स अंदर आई और बोली, विमला जी, आपके पति को होश आ गया। राजू ने राधे श्याम जी के पास ले गया। राधे श्याम जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाया गया। यह देखकर विमला जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर राधे श्याम जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभालने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो घर आ गए। घर पर आने के बाद जो जैसे विमला जी और राधे श्याम जी की तो जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों उपेक्षा की नजरों से देखे जाने लगे। बच्चों को ही अपने माता पिता बोझ लगने लगे। राधे श्याम जी की दवा पानी सब विमला जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया तो विमला जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम से कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टकासा जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं, और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किटी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी विमला जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देते हुए बहुएं भी आ जाती। माँ जी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले हैं नहीं, तो थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो। खर्चे की इन बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वह भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए। बेटे बहुओं की जली कटी सुनकर विमला जी कमरे में आई तो देखा राधे श्याम जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राधे श्याम जी विमला जी को ले देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटे ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन विमला तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए विमला जी बोली। राजू जो पास में ही खड़ा था सब बातें सुन रहा था। विमला जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो।
यह सब सुनते हुए विमला जी चौंक गईं, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू, वह तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? विमला जी बहू थोड़ा सा फुसफुसाते हुए बोली, जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को। माँ जी, आपको तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर लगते हैं। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसे को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर विमला जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले दिन जब विमला जी सोकर उठी तो देखा राधे श्याम जी को थोड़ा सा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता है घर में पैसों की तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, आप समझते क्यों नहीं, हम नौकरी पेशा लोग हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि यह फालतू के काम करते रहे। बाबूजी को लेकर विमला जी अपमान का घूंट पीकर चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इतने में राजू ने आवाज लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुला कर ले आया हूँ। जाते हुए राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचेंगे और फल लाने के लिए मैंने पैसे उठा लिए हैं, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो राजू घर का नौकर था, लेकिन राजू और हरिप्रसाद जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में विमला जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया, तब तूने अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखा है। राजू बोला, बड़ी माँ, मेरे बचपन से ही माता पिता नहीं थे, मेरी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया है, वह भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। यह कहकर राजू की आंखें सजल हो गई। हॉस्पिटल में राधे श्याम जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई गई। राजू अच्छे से समझ गया। वापस घर आते हुए रास्ते में आकर दवाइयाँ और जरूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रहते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और राधे श्याम जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है। यह कहते हुए राधे श्याम जी ने विमला जी के साथ केक काटा। विमला जी को एक गिफ्ट उठाकर देते हुए, श्रीमती जी आपके लिए अपनी पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ? हैरान हो गई कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज दे देता हूँ। राधे श्याम जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं रमेश जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलवाया है, और यह है हरि प्रसाद जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1,50,00,000 रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। राधे श्याम जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि आज उन्हें रोकने की कोशिश करे। राधे श्याम जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान में अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। आज से मेरी हर एक चीज पर राजू का हक होगा।
वही अब हमारा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोता पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उसके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे। और मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। अब राधे श्याम जी बोले, तुम लोगों के पास 2 हफ्ते का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 2 हफ्ते बाद इस घर पर रमेश जी का हक होगा। मैं अभी तक तो इसी भ्रम में था कि मेरे दोनों बेटे हैं, जो बहुत होनहार है, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसा दुख दिखाया, जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। मैं तो कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता, अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ। कब तक जीता? यह सब मेरी पत्नी और राजू की सेवा का फल है, जो आज बिल्कुल दुरुस्त हो गया। राजू ने बेटे का फर्ज निभाया है। पिताजी नौकर है और इसे नौकर की जगह पर ही रखें। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर राधे श्याम जी बोले, लेकिन इसने जो जीवन दान दिया है, मुझे मेरी और मेरी पत्नी की बुढ़ापे की लाठी बना है। दोनों बेटे माँ के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, बाबूजी, हम लोगों को अपने किए पर शर्मिंदा है, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहू को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन विमला जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं आई जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। आज दोनों बेटे और बहुओं के होश उड़ गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में राधे श्याम जी ने लिखा था। बेटों और बहुओं को अपने किए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थे। आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।